तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल से फ्री क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बारे में, संवेग संरक्षण का नियम के बारे में। ये संवेग संरक्षण का नियम क्या है और इससे जुड़ी जो भी हमारा महत्वपूर्ण सवाल हमें पूछे जाते हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए और ये किस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सारे चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पर हम लोग पहले संवेग संरक्षण के सिद्धांत को न समझते हुए पहले संवेग को समझेंगे। जब तक हम संवेग को नहीं समझेंगे तब उसके संरक्षण का नियम को किस प्रकार से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, इसी संवेग को समझेंगे। क्योंकि मेरा संवेग और एक शब्द दूसरा यानी कि एक और भौतिक राशि होता है वेग। ये वेग और संवेग दोनों एक जैसा होता है। एक और टर्म्स आता है जिसको हम लोग आवेग बोलते हैं। तो आवेग के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। तो संवेग और वेग के सबसे पहले समझ लेते हैं ताकि वेग और संवेग में हम अंतर डिफाइन कर सके या फिर क्या है और ये क्या है इतना समझ सके। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैंने यहाँ पर ले लिया हूँ कि मान लेते दो दोस्त हैं जो एक रोड के किनारे खड़े हैं और वो एक बस को अपनी ओर आते हुए देख रहे हैं। तो पहला दोस्त ने कहा अरे देखो वो बस जो है ना 20 किलोमीटर की रफ्तार से हमारी ओर आ रहा है। तो दूसरा दोस्त ने भी कहा हाँ वो जो बस है, वो जो 20 टन का बस है ना, वो हमारी ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रहा है। दोनों ने ही उस बस का अपनी ओर आते हुए स्थिति पर बात किया, लेकिन पहले दोस्त ने जो बात किया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसकी गति को देखा, उसकी स्पीड को देखते हुए कहा कि वो हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी ओर आ रहा है। लेकिन दूसरे दोस्त ने उस बस का द्रव्यमान के साथ साथ उसकी गति का भी गणना किया, मतलब उसके द्रव्यमान को भी देखा और साथ में उसका गति को भी देखा। इस प्रकार से किसी वस्तु का यदि हम उसके द्रव्यमान को भी देखें और उसकी वेग को भी देखें और उसकी अगर गणना करेंगे तो उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। और सिर्फ यदि उसको गति को देखेंगे, उस स्पीड को देखेंगे तो उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। कोई भी वस्तु हो सकता है, मेरा एक कार हो गया, इस कार की यदि हम सिर्फ और सिर्फ स्पीड को देखेंगे तो वही मेरा क्या हो गया, गति हो गया। उसी को ही मेरा क्या हो गया, वेग हो गया। वेग और चाल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक विस्थापन है और एक दूरी है कि नहीं, उसी जगह पर डिफरेंस है थोड़ा सा। तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्पीड के बारे में बात करेंगे तो ही क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। वेग वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे तो वेग। लेकिन संवेग क्या, इस कार का यानी कि जो भी यहाँ पर वस्तु है उसका यदि हम उसके द्रव्यमान को भी देखेंगे, साथ में उसकी अगर वेग को भी देखेंगे तो ही उसे हम क्या बोलेंगे, संवेग बोलेंगे। समझ गए। ये संवेग क्या होती है, प्रत्येक गतिशील वस्तु में अपना एक संवेग होती है, यानी कि द्रव्यमान भी होती है और उसका अपना एक वेग भी होती है। तो इस संवेग को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं, चलिए ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत को, ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो इसको मैंने परिभाषित कुछ इस प्रकार से किया है, जो क्या कह रहा है कि बाहरी बल की अनुपस्थिति में एक या एक से अधिक वस्तुओं का जो कुल संवेग है वो हमेशा नियत रहता है। ये क्या कहना चाहता है, देखिए मान लेते हैं मैंने यहाँ पर 3 वस्तुएं ले लिया है, 3 वस्तुएं ले लिया और तीनों वस्तु का अपना अपना संवेग है। अपना अपना संवेग कहने का मतलब ये है कि इस वस्तु का भी क्या है, अपना द्रव्यमान है और अपना वेग है। अपना वेग मतलब इधर जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर कितनों भी किलोमीटर या फिर कितनों भी मीटर प्रति सेकंड के वेग से किधर जा रहा है, और अपना इसका द्रव्यमान भी है, इसका भी अपना द्रव्यमान और वेग है, मतलब कितना मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कहीं न किधर जा रहा है। इसी प्रकार से इसका भी अपना द्रव्यमान है और अपना वेग है, मतलब इसका भी अपना एक संवेग है। यह संवेग है। यदि इन तीनों वस्तुओं पर हम बाहरी बल कार्य न करें, यदि तीनों वस्तुओं पर कोई भी बाहरी बल काम नहीं करता है, यहाँ पर जिसे हम बाहरी बल कर रहे हैं, यहाँ पर जिसे हम बाहरी बल कह रहे हैं, वो बाहरी बल मुख्य रूप से जो होता है वो घर्षण, जैसे घर्षण बल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, वो घर्षण बल के बारे में बात किया जा रहा है। जो जैसे कि हम लोग क्या साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं और कुछ दूर यदि हम पैडल मारते हैं, फिर पैडल मारना अगर बंद कर देते हैं, तो साइकिल हमारा क्या हो जाता है, धीरे हो जाता है। क्यों हो जाता है, इसी घर्षण बल के वजह से। घर्षण बल क्या करता है, हमारे द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है और साइकिल की गति को धीमी करता है। तो उसी प्रकार के बाहरी बल यहाँ पर बहुत सारा, सिर्फ घर्षण नहीं बहुत सारा बल होती है। यदि इन तीनों वस्तुओं पर घर्षण बल कार्य ना करे, बहुत सारे जो बाहरी बल है जिसको हम लोग कहते हैं, वो बाहरी बल अगर काम नहीं करता है तो तीनों ही वस्तुओं का जो संवेग होती है, तीनों वस्तुओं का जो संवेग है वो हमेशा नियत होता है। यही हमारा परिभाषा में कहना चाहता है। इस तरह से अगर बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए इसे हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि ये मेरा एक वस्तु समझते हैं। तो मानते हैं कि ये मेरा एक वस्तु है। मैं यहाँ पर 3 वस्तुओं के बारे में बात किया, लेकिन हम क्या करते हैं, ये 2 ही वस्तु को लेते हैं, 2 फिर 3 4 5 जितनों भी यहाँ पर वस्तु ले सकते हैं, सब में यही नियत ही रहता है। यही संवेग संरक्षण का कहना है। तो यहाँ पर हम लोग 2 वस्तुओं को लेकर के देखते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करता है उसको समझते हैं। मान लेते हैं ये मेरा एक वस्तु है और ये मेरा एक वस्तु है। मैंने 2 वस्तुओं को ले लिया है और जब ये मेरा 2 वस्तुओं को ले लिए तो ये दोनों ही वस्तु का अपना अपना क्या होगी, संवेग होगी। अपना अपना क्या होगी, संवेग होगी। इसका अपना संवेग होगा
और इसका अपना संवेग होगा। अपना संवेग कहने का मतलब क्या है कि इसका अपना द्रव्यमान होगा और इसका भी अपना द्रव्यमान होगा। जब हमको नहीं पता तो इस वस्तु का हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका वस्तु का हम मान देते हैं, इसका द्रव्यमान को हम मान देते हैं m1 और इसका द्रव्यमान को हम मान देते हैं m2। जब द्रव्यमान मान देते हैं m2 और ये जो पहला वस्तु है मेरा, इसका जो वेग है, इसका वेग हम मान देते हैं u1 मान देते हैं, और ये जो दूसरा वस्तु है इसका वेग को हम मान देते हैं u2। आपने भी क्यों नहीं माना, तो यहाँ पर क्योंकि जो u होता है वो मेरे प्रारंभिक वेग को दर्शाता है और ये स्थिति जो है लोगों की है वो प्रारंभिक में है, इसीलिए हमने यहाँ पर u लिया, भी नहीं लिया। ठीक है, तो इसके अपना संवेग है मतलब m और v इसका भी है, इसका संवेग है मतलब इसका भी द्रव्यमान है और इसका भी मेरा वेग है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें कि ये दोनों वस्तुओं का जो संवेग है वो मेरा कितना होगा, ये दोनों ही वस्तुओं का अगर हम लोग कुल संवेग देखेंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो होगा मेरा P1 प्लस वो हो जाएगा मेरा P2, P1 प्लस P2। कहने का मतलब क्या है, वो हो जाएगा मेरा M1, वेग कितना है तो u1 हो गया, फिर प्लस है तो प्लस ये हो गया, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान है m2 और इसका वेग है क्या u2। यही मेरा क्या हो गया, इन दोनों ही वस्तुओं का क्या हो गया, इन दोनों वस्तु का कुल संवेग हो गया। इसका और भी अगर लेते तो और इसका संवेग बढ़ जाता है कि नहीं। जब आपको पता है कि इस वस्तु का अपना द्रव्यमान भी है और इस वस्तु का अपना वेग भी है, इस वस्तु का अपना द्रव्यमान भी है और इस वस्तु का अपना वेग भी है, तो यदि ये वस्तु इधर की ओर जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है और यह वस्तु अगर इस दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ वेग से आगे की ओर बढ़ेगा और ये भी कुछ ना कुछ वेग से आगे की ओर बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। तो ये जो दूसरी स्थिति इसका बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कहने का मतलब है ये भी कुछ ना कुछ वेग से आगे की ओर बढ़ रहा था और ये भी कुछ ना कुछ वेग से आगे की ओर बढ़ रहा था, दोनों का द्रव्यमान तो कुछ है ही। तो इस स्थिति में ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या करेंगे, टक्कर करेंगे। और जहाँ भी इस प्रकार से कोई टक्कर होता है या फिर कहीं भी कोई क्रिया बल अगर अप्लाई होता है तो वहीं पर हमारा न्यूटन का तीसरा लॉ अप्लाई होता है। और न्यूटन का तीसरा लॉ यही कहता है कि कोई भी वस्तु पर यदि कोई हम लोग क्रिया बल अप्लाई करते हैं, कोई भी अगर हम क्रिया बल अप्लाई करते हैं तो प्रतिक्रिया में उधर से भी एक बल कार्य करता है, उधर से भी एक बल करता है प्रतिक्रिया में मतलब रिएक्शन फोर्स उधर से भी अप्लाई होता है, परंतु दोनों की जो दिशा होती है वो मेरा क्या होती है, अलग अलग होती है। यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होता है मेरा किसका, न्यूटन्स का थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा गति नियम अप्लाई होता है। यहाँ पर जो फोर्स है और यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स अपना अपना फॉर्मूला देता है। ये फोर्स कहता है कि हमारा जो फॉर्मूला होती है वो होता है F बराबर m इंटू ए होती है। पहला वस्तु के लिए का भी अपना द्रव्यमान है और अपना त्वरण है, यही मेरा इस वस्तु का फोर्स है। दूसरे वस्तु का जो फोर्स होगा जब यहाँ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मतलब आगे दूसरी दिशा से आ रहा है, तो इसका भी अपना क्या होगा, अपना द्रव्यमान होगा और अपना द्रव्यमान होगा और अपना क्या होगा, त्वरण होगा। क्योंकि ये मेरा पहला वस्तु है इसीलिए हम 1 लिखेंगे। अब पहला वस्तु का त्वरण भी मेरा क्या हो जाएगा, ये भी मेरा 1 ही होगा। क्योंकि ये मेरा दूसरा वस्तु है तो इसके लिए दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान और इसका त्वरण भी मेरा क्या हो जाएगा, दूसरे वस्तु का है तो दूसरे नंबर का हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो ए होती है, ए का मान यानी कि त्वरण की मान क्या होती है, ए बराबर होती है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग के दर को ही क्या कहते हैं, यानी कि v माइनस यू बाई टी को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। जब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये m1 हो जाएगा और ए के लिए, ए पहला वस्तु के लिए है तो उसका अंतिम वेग भी मेरा क्या हो जाएगा, पहला वस्तु के लिए हो जाएगा, माइनस प्रारंभिक वेग जो होगी वो भी मेरा किसके लिए होगी, वो भी मेरा पहला वस्तु के लिए होगी। और यहाँ पर जो समय लगेगा दोनों ने ही सेम समय को अप्लाई किया, समय में तो कोई भी ये नहीं है, इस प्रकार से हो जाएगा मेरा। और इस दूसरा वस्तु का भी अपना द्रव्यमान है, जो कि दूसरा वस्तु है तो ये दूसरे नंबर का वस्तु का द्रव्यमान हो गया। और त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू बाई टी, लेकिन ये जो v बताएगा यानी अंतिम वेग बताएगा वो दूसरे वस्तु का है तो दूसरे नंबर का v को बताएगा, यानी कि v2 माइनस हो जाएगा मेरा u2 और बट्टे के नीचे समय तो लगेगा वो मेरा इस तरह से समय लगेगा ही। इतना जो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, t और t मेरा कैंसिल हो जाता है, t को और इस t को
कैंसिल कर सकते हैं। आपको गणित में इस प्रकार से हम लोग अगर बट्टा के नीचे बराबर रहता है या फिर बट्टे के ऊपर में बराबर रहता है, सेम संख्या रहता है और दोनों बराबर में रहता है, तो हम इसे काट सकते हैं। इसको मैं मैथ की दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ, तो लंबा हो जाएगा। ये टी सी टी काट सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, शाहचारी का नियम आपको पता है, शाहचारी का नियम, ये इसके साथ भी गुना होगा और इसके साथ भी गुना होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा m1 माइनस क्या हो जाएगा, ये m1 v1 हो जाएगा माइनस ये m1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा u1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का m2 v2 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है और ये हो जाएगा मेरा m2 और ये हो जाएगा मेरा u2, m2 ये हो गया मेरा u2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कोई भी वस्तु का प्रारंभिक वेग को एक तरफ करेंगे और कोई भी वस्तु जो है, चाहे दोनों ही वस्तु का अंतिम जो वेग होती है उसको एक तरफ करेंगे। तो प्रारंभिक वेग वाला देखिए यहाँ पर मेरा अंतिम वेग वाला है और इधर भी मेरा अंतिम वेग वाला है। तो अंतिम वेग दोनों ही वस्तु का जिसमें लगा हुआ है उस संवेग को हम लोग एक साइड करते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से अगर एक साइड करेंगे तो हम यहाँ पर पाएंगे, चलिए हम लोग इसको अलग करते हैं। तो m1 v1 हो गया, इधर से m1 v2 माइनस में है तो इसको अगर हम बराबर के इस पर लाएंगे तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा क्या, m2 v2 हो जाएगा। बराबर के उस पर मेरा ऑलरेडी है क्या, m2 u2 और इधर से माइनस m1 u1 यानी कि प्रारंभिक वाला को उस साइड भेज देते हैं तो ये मेरा प्लस में हो जाता है m1 u1। तो इस चीज़ को देखने से आपको क्या समझ में आता है, यहीं पर सारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत छुपा हुआ है कि जब ये दो वस्तु का अपना संवेग और अपना द्रव्यमान था और किसी कारणवश यदि ये एक दूसरे से टक्कर खा जाते हैं, तो टक्कर जैसे ही इन लोगों ने खाया तो यहाँ पर हमको देखने को मिला कि टक्कर के बाद दोनों ही वस्तु का जो संवेग है और टक्कर के पहले दोनों वस्तु का जो संवेग था वो दोनों इक्वल होते हैं। आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि मैंने टक्कर होने से पहले ही इन दोनों वस्तुओं का संवेग को लिख लिया था। टक्कर होने से पहले मैंने दोनों वस्तुओं का संवेग की गणना कर चुका था, यानी कि फिर दोनों वस्तुओं का संवेग जो है वह m1 u1 प्लस m2 u2 था। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जब टक्कर हुआ तो m1 u1 और इधर मेरा m2 u2 किसके बराबर है, तो m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर है। कहने का मतलब यही है कि टक्कर होने से पहले जितना कुल संवेग था इन दोनों के वस्तुओं का और टक्कर होने के बाद भी उस वस्तु का जिधर भी जाए, वस्तु किधर भी छितरे इधर उधर हो जाए, लेकिन इसके बाद भी दोनों वस्तुओं का जो संवेग है, कुल संवेग है, वो हमेशा बराबर भी रहेगा, वो हमेशा बदलेगा नहीं, नियत रहेगा। यानी कि टक्कर से पहले जितना उन दोनों वस्तुओं का कुल संवेग था उतना ही मेरा टक्कर के बाद भी दोनों वस्तुओं का संवेग होगा। यही है मेरा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इस प्रकार से हम इस चीज़ को देखने के बाद एक और परिभाषा संवेग संरक्षण का सिद्धांत का निकाल सकते हैं और इसके अनुसार हम यह कह सकते हैं कि कोई भी जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं का टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग हमेशा नियत होती है, हमेशा बराबर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। आपको संवेग संरक्षण का सिद्धांत इस तरह से फॉर्मूला के आधार पर समझ में आ गया होगा। जब हम लोग इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी तरीके से संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को।